हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टॉपिक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो एग्जैक्ट नहीं होते हैं उनको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस कर लिया जाता है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उन्हें रिड्यूस करने के लिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाने के लिए 7 रूल्स हम लोगों ने पढ़े, और इन 7 रूल से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते थे और अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग मेथड से डिफरेंट मेथड से निकल कर सामने आता था। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपने स्टार्टिंग से कोर्स नहीं पढ़ा है तो एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो हेडिंग डाला है इसी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से बिल्कुल कोर्स पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने ये हमने यहाँ पर समरी लिखा हुआ है, जो 7 रूल्स हमने पढ़ा, और प्रॉपर हम लोगों ने सब पर एग्जाम्पल भी करके देखे थे कि कब कौन सा रूल लगेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा। हर रूल पर हमने एग्जाम्पल भी करके आपको पिछली क्लास में दिखा दिया था। और इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया, और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 से लेकर 11 तक यानी 5 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और बाकी का क्वेश्चन इसके बाद वाली क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया सॉल्व करने के लिए। अभी हमने 3 ही लिखे हैं, 7, 8, 9, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी हमारे पास होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। 7, 8, 9 को करने के बाद हम लोग यहाँ पर 10 और 11 भी नोट करेंगे, और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि अब हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन गिवन है तो आपको गिवन क्वेश्चन को देखना है कि ये इन 7 रूल्स में से कौन से रूल पर ये क्वेश्चन हमारा सेट बैठ रहा है, किस क्वेश्चन के हिसाब से ये देखने में मैच कर रहा है, तो वो आपको पहचानना होता है। इसके लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से समझा, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे बार बार कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे आप पहचान पाएंगे कौन से फॉर्म का ये है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है बुक में। तो आप देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रूल 7 की तरह मैच कर रहा है। इसकी पहचान क्या है, यहाँ देखिए आप y के साथ dx लिखा होगा और x के साथ dy। मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पर 2 और 3 कांस्टेंट है, यहाँ भी वैसे ही दूसरे ब्रैकेट में y के साथ dx होगा और x के साथ dy, उल्टा रहेगा। तो y dx और x dy। मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था यानी 1 और यहाँ पर 3 है, और इन ब्रैकेट्स के बाहर x और y की कुछ पावर होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x और y की पावर a और b लगी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास x वाला तो है लेकिन y वाला नहीं लिखा है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर y नहीं है तो यानी यहाँ पर x का पावर 1 और y का पावर 0 रहा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों की पावर कुछ ना कुछ लगी हो। तो यहाँ पर लगा हुआ x का पावर a, y का पावर b, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर y का पावर 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं प्लस लगा के एक दूसरा टर्म भी लिखा है, यहाँ भी x और y की कुछ पावर गिवन है, और ब्रैकेट में वही y dx और x dy। p और q यहाँ कांस्टेंट है, m और n यहाँ भी कांस्टेंट है। तो वैसे ही तो यहाँ पर x नहीं है तो यानी x का पावर 0 रहा होगा। इस तरीके से ये बना रहेगा। हो सकता है बाहर कुछ भी ना लिखा हो, x y दोनों गायब हो जाए, तो x और y दोनों का पावर 0 हो जाएगा। मेन चीज आपको देखना है
वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ भी वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, इस तरीके के पैटर्न में अगर मिला तो बस तुरंत तत्काल आपको रूल नंबर 7 लगा देना है। इसका मतलब इसका जब तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ रूल 7 लगेगा, तो रूल 7 कहता है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर h इंटू वाई के पावर k के फॉर्म का होगा, जहां पर h और k अभी हम लोगों के लिए क्या है, अननोन है। तो उसको हम लोग h और k का वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो x और y की पावर लगा देंगे तो एक्चुअल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ रूल 7 लगेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, आपने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ पर देखिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर h इंटू वाई का पावर k होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो अब जब आप इसको पहचान लेंगे कि हाँ ये रूल नंबर 7 पर है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में पहले लाएंगे। कैसे? इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हियर लिखा है, तो यहाँ पर ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3xy dx प्लस ये x यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर dy, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8y का पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस 8 3 जा 24 x इंटू वाई का पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो बाहर था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब dx और dx वाला एक साथ, ये एक dx वाला है टर्म और एक dx वाला ये है, तो यहां से हम लोग कॉमन लेंगे, तो 3xy प्लस 8y का पावर 5 dx, और यहां से dy वाला हम लोग कॉमन लेकर dy कॉमन लेके बाहर करेंगे, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 24xy टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया है कि रूल नंबर 7 लगेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके आप m dx प्लस n dy के फॉर्म में आप इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो ये आपका m है और ये जो है n है, तो m dx प्लस एन डी वाई के फॉर्म में ये आ गया। तो अब तो इसको क्या करना है, तो ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है कि इस फॉर्म का होगा, तो अब सबसे पहले क्या करना है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका हम कुछ नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम हमने लिख दिया इक्वेशन 1। तो अब क्या होगा, ऑन मल्टीप्लीकेशन with integrating factor in equation 1 we get, तो इक्वेशन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर h इंटू वाई का पावर k से, हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, एवरी टर्म में यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 3x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 1। बिल्कुल नॉर्मल सर, जब यहाँ पर x का पावर h y का पावर k मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, जैसे आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा x का पावर ये h और y का पावर हो जाएगा k प्लस 5, और ये dx अपनी जगह पर लिखा है, वैसे ही यहाँ भी होगा 2x का पावर h प्लस 2, यहाँ पर y और कोई नहीं है तो y का पावर k प्लस 24 टाइम्स यहाँ पर x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 4 dy इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं हमेशा वैसे ही किया गया, x का पावर h एंड y का पावर k से। अब आप यहां पर ध्यान से समझिए, ये हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका मतलब जो हमारा गिवन क्वेश्चन था
इस क्वेश्चन को हमने इस तरह इक्वेशन 1 की तरह बना लिया, तो यानी गिवन क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन गिवन वाला, इसका मतलब ये क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन जो पहले से गिवन था अब ये एग्जैक्ट बन चुका है। तो एग्जैक्ट बन चुका है तो इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो नाउ अब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, ये आपका पूरा एम है, ये जो ब्रैकेट में यहां लिखा ये एम है, इसे हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, x हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो ये जो ब्रैकेट है आपका m है, तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे बस। तो 3 अपनी जगह पर लिखा है, y का पावर जो k प्लस 1 है वो नीचे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। x का पावर h प्लस 1 और y का एक पावर कम हो जाएगा जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं। उसी तरह ये वाले टर्म में भी होगा, ये हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो y का पावर है वो नीचे आ जाएगा 8k प्लस 5 और x का पावर h, y का पावर k प्लस 4, एक पावर कम हो जाएगा। उसी तरह यहां पर आपको निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो n ये है, ये जो दूसरा ब्रैकेट है n dy, तो ये n है, ये m dx है और ये n dy, तो ये n है, तो इसको आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 अपनी जगह पर है, x का जो पावर है h प्लस 2 वो नीचे कूद जाएगा और x का जो पावर है 1 कम हो जाएगा, तो h प्लस 2 में 1 माइनस करेंगे तो h प्लस 1, y अपनी जगह पर सेम वैसे ही पड़ा रहेगा। उसी तरह यहां होगा 24 अपनी जगह पर है और h प्लस 1 नीचे आ जाएगा और x का ओरिजिनल पावर जो है उसमें 1 कम हो जाएगा, तो h प्लस 1 h बन जाएगा और y का पावर k प्लस 4 अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी एक खास पहचान है, जब आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये टर्म का जो पावर देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, x का पावर h प्लस 1 y का पावर k, तो इस वाले दूसरे वाले डेल एन अपॉन डेल एक्स में भी कोई ना कोई टर्म ऐसा होगा जिसमें x का पावर h प्लस 1 और y का पावर k होगा, तो वो यहां पर है। और उसी तरह यहां भी x और y की पावर मैच कर रही है, इससे ऐसा होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, ये हो सकता है ये पहले लिख जाए ये बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह x और y की सेम पावर वाले टर्म जरूर मिलेंगे, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहां तक सब ठीक ठाक है। तो अब डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट है। तो सिंस इट इज एग्जैक्ट सो दैट, तो अब ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। एग्जैक्ट क्यों होगा, क्योंकि भाई हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू है ये डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो जो सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, बराबर है तो कंपेयर किया जाएगा, इक्वल है तो ये इसका जो टर्म है इसका पावर और इसका पावर मैच कर रहा है, इसके लिए ये जो कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट दोनों बराबर होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 1 और यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स h प्लस 2, तो ये आपका बन जाएगा यहां से 3k प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2h प्लस 4। अब ये इस साइड आ जाएगा 3k माइनस 2h इज इक्वल टू 4 में से 3 चला जाएगा तो 1। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन 2 ये आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बना है तो उसका नाम हो गया 2। और साथ में एक अभी आपका और बनेगा, क्योंकि ये जो सेम पावर वाले हैं इनके भी कोफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स k प्लस 5 इज इक्वल टू 24 टाइम्स h प्लस 1। तो ये पहले ही सिंप्लीफाई हो जा रहा है, 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो k प्लस 5 इज इक्वल, यहाँ 8 3 जा 24, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3h प्लस 3, फिर ये इधर आ जाएगा k माइनस 3h इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को आपको सॉल्व करके h और k का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, k वाला बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3h माइनस 3k माइनस का 9h एंड माइनस का 6, इसको हम लोग इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब ये h और k दोनों के बराबर हो गए, सो दैट इसलिए अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3k माइनस 2h इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से 3k माइनस 9h इज इक्वल टू माइनस 6, साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 7h इज इक्वल टू 7, यानी h इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो h जब 1 आ गया तो h का वैल्यू 1 रख देंगे कहीं भी, चाहे इक्वेशन 2 में चाहे 3 में, h की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, उधर जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो ये k का वैल्यू भी आपका यहाँ से 1 आ जाएगा। तो अब आपने h और k 1 1 निकाल लिया तो कोई बात नहीं। तो जब h और k निकाल लिए तो अब इसको हम लोग क्या करें, पुट कर दें, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये इसमें क्या किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई करा तो ये वाला इक्वेशन आपका बना था। इसका कुछ नाम हम लोग लिख दे रहे हैं, जैसे इसका नाम हम लोग लिख दे रहे हैं फर्स्ट, ये कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि एच के निकाल लिया है तो एच के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जो बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, h और k की जगह 1 1 पुट करना है तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो x का पावर ये 2 और y का पावर भी 2 बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ये बन जाएगा और यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1, तो ये x का पावर 1 और y का पावर 6, तो यानी x एंड y का पावर 6 dx ये बना प्लस 2 टाइम्स h k की जगह यहाँ भी 1 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो x क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में ये अंदर पूरा 2x क्यूब y एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये बन जाएगा x स्क्वायर y का पावर 5, x स्क्वायर y का पावर 5 dy इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना ये आपका एग्जैक्ट बन चुका है। एग्जैक्ट तो यही बन गया था, बस यहाँ h और k की वैल्यू पता नहीं थी तो h k हमने पता करके यहाँ रख दिया। तो अब जो ये आपका इक्वेशन सामने प्रकट हुआ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई तो पहले ही हो गया था, h और k का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। तो अब ये बिल्कुल सुंदर सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। तो बस अब क्या कहा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो अब सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन बहुत आसान तरीका है, वो आपको पता है। इंटीग्रल में लिखते हैं एम डी एक्स, एम पूरा लिखेंगे 3x² y² प्लस 8xy⁻6। इसको आपको पूरा इंटीग्रेट करना है, लेकिन y को आपको प्योर कांस्टेंट मानना है। तो यहां पे लिखना है एम डी एक्स, y को आप कांस्टेंट मानेंगे, प्लस इसमें क्या करना होता है, n का वो टर्म आप लिखेंगे जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो n के पास दो टर्म है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें भी x है, ये आपके काम का नहीं है। इसमें भी x है, ये भी आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको n में से वही टर्म लेना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, मतलब प्योर y वाला ही ढूंढ के लाना होता है। तो कोई नहीं है, तो यानी 0 हो जाएगा। इक्वल में एक कांस्टेंट आपको लेना होता है, वो हमने ले लिया c। तो बस आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 3 ये हो जाएगा x³ और इंटू में y² प्लस ये x का हो जाएगा x²/2, y अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा, इज इक्वल में एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा x³ y² प्लस ये 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो यहां पर 4x² y⁻6 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका रिक्वायर्ड एंड सुंदर सा सॉल्यूशन प्रकट हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें x और y जो भी कॉमन आए, आप चाहे तो कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी पर छोड़ देंगे हम लोग। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर में आप देखिए, तो हम लोग यहाँ ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा रूल हम लोगों का लगेगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर बताया गया है कि 1/mx + ny ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है अगर ये होमोजीनियस है। तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर टर्म में पावर सेम नहीं है। यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। अगर हर टर्म का पावर सेम हो तो वो होमोजीनियस होता है, तो होमोजीनियस ये नहीं है। इस फॉर्म का भी ये नहीं दिख रहा है। अगर हर जगह xy दिखे और बाहर एक y दिखे और ये भी xy का फंक्शन हो, एक x बाहर दिखे, तो ये रूल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हर जगह x × y करके ऐसा नहीं लिखा। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, वह क्वेश्चन 1 से लेकर 6 के बीच में ऐसा क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर 4 और 5 हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसके लिए हमने बताया था कि जब कोई 7 वाले के तरीके से भी बिल्कुल बैठ नहीं रहा है, क्योंकि y dx और x dy इस पैटर्न में भी ये लिखा हुआ नहीं है। और 4 और 5 भी आप ट्राई करेंगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन होगा नहीं। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, इसको हमने चेक किया, इससे नहीं होगा। तो इसके लिए हमने बताया था जब कोई भी रूल काम ना करे, 4 5 को आपको ट्रायल करना पड़ता है, और सब तो देख कर पता चल जाते हैं। जब कभी नहीं समझ में आता कुछ तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का x का अलोन फंक्शन आ रहा है तो ये लगा दिया। अगर फिर नहीं हुआ तो इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर y का प्योर फंक्शन आया तो फिर ये लगा दिया, हो गया। जब 4 और 5 ट्राई करने के बाद भी ना आए, और सब तो देख कर ऑब्जर्व हो जाते हैं, 4 5 अगर ट्राई करने पर भी ना आए तो हमने बताया था कि ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, एक तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन ये रूल 6 ये सब क्वेश्चन पर ज़्यादातर इस तरीके के क्रिटिकल क्वेश्चंस पे ये अप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके टी को एज्यूम करना होता है। तो जिस टाइप का फंक्शन दिखे वैसा ही आपको टी मान लेना होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन गिवन है
इसमें देखिए ये जो y कॉमन लेके बाहर कर दिया इसको तो छोड़ देते हैं ब्रैकेट में, ये देखा जाए इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को, यहाँ पर x का पावर 1 और y का पावर 2 है, सेम वैसे ही यहाँ भी है x का पावर 1 और y का पावर 2। तो जैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ते समय या इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग कैसे ट्राई करते हैं, वो आप एक बार अच्छे से चाहे पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो आप इसको जो है जब हमने कॉन्सेप्ट वाला क्लास बताया था वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से पूरा डेरिवेशन वगैरह देख सकते हैं। तो ये इस क्लास के 2 क्लास पीछे है, जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें थंबनेल पर हमने सीरियल नंबर डाला है, लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये आज का अगर काउंट करें तो ये 33 वाला ये लेक्चर है। तो 31 वाले में ही सारे रूल्स हमने डिटेल से बता रखे हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे एज्यूम करेंगे। तो जिस तरीके का फंक्शन दिया हो क्वेश्चन में उसी तरह टी एज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ, ये किस टाइप का फंक्शन है, x प्लस वाई स्क्वायर टाइप का ये फंक्शन है। बीच में प्लस या माइनस लगा है उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई कोफिशिएंट लगा जैसे यहाँ पर 3 लगा, यहाँ 3 लगा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को एक चीज पता है कि x का पावर 1 और y का पावर 2, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। यहाँ x का पावर 1 y का पावर 2, x का पावर 1 y का पावर 2 इस फॉर्म में है। तो आपको इसका मतलब क्वेश्चन ये x प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसलिए ये इसका फंक्शन है। तो सो लेट, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये जिसका फंक्शन होगा उसी की तरह हम लोग t यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जब आपने t सही सही एज्यूम कर लिया तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो आपको तुरंत निकाल लेना चाहिए tx एंड ty। tx का मतलब क्या है, ये t के नीचे x लिखा है, इसका मतलब t को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए, y को कांस्टेंट मान लिया जाए। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, y हमारे लिए कांस्टेंट है, एंड तुरंत हम लोग ty निकाल लेंगे। तो यानी इसी को t को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो आपने यहां से तुरंत dx निकाला एंड ty निकाल लिया, ये 2 काम तो हो गया। क्यों, इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना है my माइनस nx अपॉन ntx माइनस mty, ये क्या, तो हमने यहां से tx और ty निकाल लिया, अभी my और nx भी आपको निकालना होगा। तो आप यहां पर देखिए कि आपका m कितना है और n कितना है, ये आपका m है यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस x, और n इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो 2y क्यूब माइनस का 6xy, ये आपका सुंदर सा n बन गया। तो अभी आपको my और nx चाहिए, ये m के नीचे सब स्क्रिप्ट में y लिखा है, नीचे लटका हुआ है सब स्क्रिप्ट में, उसी तरह nx लिखा है, यानी m को y के रिस्पेक्ट में पार्शली, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शली। तो एक्चुअल में जो my है वो वही अपना डेल m अपॉन डेल y ही है, और ये nx है डेल n अपॉन डेल x। ये दूसरे तरीके का नोटेशन यूज किया गया जैसे कम जगह में शॉर्ट में दिखे, अच्छा सिंपल तरीके से लिखा जा सके। तो इसका मतलब यही है और इसका मतलब ये है, तो ये दूसरे तरीके का सिंबल यूज किया गया बस, और कोई बात नहीं। तो आप यहां से पहले निकाल लेंगे my एंड nx निकाल लेंगे, जैसे वहां पर फॉर्मूले में यूज करना है, ये रूल 6 में बताया गया, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसा आप t एज्यूम करेंगे, t अलग अलग एज्यूम करेंगे, लेकिन कैलकुलेट आपको हर बार यही करना है, my माइनस nx अपॉन n इंटू टी एक्स माइनस m इंटू टी वाई। तो my निकालेंगे आप यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6y, x आपके लिए कांस्टेंट है, एंड nx निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 6y आएगा। तो ये आपने यहाँ से इतनी चीजें निकाल ली, ये आपको पता चल गया, बस आप फॉर्मूले में आप पुट करेंगे।
तो नाउ ये आपको कैलकुलेट करना है अब my माइनस एन एक्स अपॉन एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो एम वाई का वैल्यू कितना है आपके पास 6y, फिर माइनस लगाएंगे एन एक्स कितना है -6y, जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6y हो जाएगा। अब यहाँ n इंटू टी एक्स, n आपका ये है, इसमें tx यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू टी एक्स, तो n में tx यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ बीच में माइनस लगेगा, m में मल्टीप्लाई करना है ty से, तो m आपके पास ये है, इसमें ty यानी 2y का मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y क्यूब, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा ये 2xy, ये बनेगा। तो इस तरीके से हमने करा। इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 6 6 12y हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बनेगा माइनस का 4y क्यूब, और ये सॉल्व होगा माइनस का 4xy। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये 12y लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे माइनस का 4y कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x बचेगा एंड प्लस का y स्क्वायर बचेगा, x प्लस वाई स्क्वायर, तो y कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो कुल मिलाकर -3 अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा। तो अब आप यहां पर देखिए ये कैलकुलेट करा हमने। अब रूल क्या कहता है कि इज अ फंक्शन ऑफ t अलोन, मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद t का अलोन फंक्शन मिलना चाहिए। तो हमने इसको कैलकुलेट करा, जो फॉर्मूले में रूल में कह रहा था, इसको कैलकुलेट करने पर t का अलोन फंक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ t का अलोन फंक्शन तो मिलेगा नहीं, एक्चुअल में भाई एक्स वाई के टर्म्स में जब आप कर रहे हैं तो एक्स वाई के फॉर्म में ही आंसर आएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखिए t की जगह हमने अज्यूम किया था x प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ अब आप x प्लस वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तब ये t के फॉर्म में आ जाएगा। इसी को आप बोलते हैं फाई ऑफ t। तो t का अलोन फंक्शन आने के लिए कह रहा था कि t के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, तो एक्चुअल में सॉल्व करेंगे तो वो तो x और y के टर्म्स में आएगा, लेकिन उसको आप t के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से t का अलोन फंक्शन मिला, इसी को हम फाई t कहते हैं। तो इतना काम हो गया। अब आगे वो क्या कहता है फॉर्मूला, तो कह रहा है जब आप फाई t निकाल लें तो फिर e का पावर इंटीग्रल फाई t dt, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, e का पावर में आप फाई t dt को इंटीग्रेट कर देंगे। ये फार्मूला लिखा है, फाई t dt को इंटीग्रेट करके e का पावर में लगा देना है, तो माइनस का 3 अपॉन t dt, फाई t की जगह -3/t। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, -3 तो कांस्टेंट अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा, 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग ऑफ t। तो ये जो -3 है ये t के पावर में आ जाएगा, तो लॉग ऑफ t का पावर -3। अब अगर e के पावर में लॉग लगा है तो फिर e और लॉग सिंप्लीफाई होकर वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल t का पावर -3 बचेगा, यानी कुल मिलाकर 1 अपॉन टी क्यूब। ठीक है, ये आ गया। तो t की वैल्यू वापस से हम वही अपना x और y के फॉर्म में रख देंगे। क्या है t का वैल्यू x प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई स्क्वायर इसको वापस से आपको रख देना है, और जो पावर 3 लगा है वो लगा है। तो फाइनली अभी
हमने क्या करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। तो t का तो हमने बीच में हेल्प लिया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के लिए। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x और y के टर्म्स में ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई के टर्म्स में ही दिया है। तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आए। अब काम आसान हो गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आए तो बाकी का काम बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्वेश्चन करते हैं। तो नाउ द गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो आपका गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अब आप क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो वो क्या बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। तो ये आपका है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा हम इसके लिए जगह बना लें क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत थोड़े बड़े होते हैं ये। तो अब यहाँ पर हर टर्म में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग, मल्टीप्लाई 1 में तो हर टर्म के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3y², इसके अपॉन में भी आ जाएगा x प्लस y² का होल क्यूब एंड माइनस का, ये माइनस का लगा हुआ है आपके पास, और इसके अपॉन में भी आ जाएगा ये x के अपॉन में भी x प्लस y² का होल क्यूब, ये है, और इंटू में dx, ये 2y अंदर चला जाएगा, 2y जब अंदर चला जाएगा तो ये बनाया गया है वही मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2y³, 2y³, इसके अपॉन में भी ये पहुंच जाएगा x प्लस y² का होल क्यूब एंड माइनस का 6xy, इसके अपॉन में भी x प्लस y² का होल क्यूब इंटू dy इज इक्वल टू 0। ये तो ये हम लोगों ने बना लिया। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ये बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसलिए ये क्या है, एग्जैक्ट है। तो जब ये एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन आराम से निकल आएगा। नाउ इट्स सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन में mdx लिखते हैं, m ये आपका पूरा m है और ये आपका पूरा n है, mdx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m को आपको पूरा पकड़ लाना है नीचे, ये पूरा m है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, mdx, लेकिन आपको यहां पर y को कांस्टेंट मानना होता है, mdx, तो m को x के रिस्पेक्ट में करेंगे लेकिन y को प्योर कांस्टेंट मानेंगे। और यहां पर क्या होता है, ये n का वो टर्म लाना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। इसके पास दो टर्म है, पहला ये, दूसरा ये, दोनों में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब x से इंडिपेंडेंट, x से फ्री कोई भी टर्म आपके पास नहीं है। फ्री का मतलब प्योर y वाला टर्म आपको इसमें ढूंढ कर लाना होता है, प्योर y वाला ये भी नहीं है, इसमें भी x मिक्स है, प्योर y वाला ये भी नहीं है, इसलिए आपके पास कोई टर्म ऐसा नहीं मिला। और इक्वल में आपको कांस्टेंट लिखना है, जब कोई नहीं मिला तो 0। अब बस इसे आपको इंटीग्रेट कर देना है और काम आसान हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो 3y² आपके लिए प्योर कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 3y² अपनी जगह पर लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है 1/x³ y² तो आपके लिए कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/x³ लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/2x²। ये आपको पता है कि 1/x³ को जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 2/x² आएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये -1/2x² आएगा। तो वैसे ही
यहाँ वाई स्क्वायर आपके लिए कांस्टेंट है, वो पड़ा रहेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्स का इसको आप क्यूब समझिए, तो ये हो जाएगा माइनस का अपॉन में 2x स्क्वायर, तो x की जगह पर x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पहले टर्म, इस वाले टर्म को आपने आराम से इंटीग्रेट कर दिया, इसका काम खत्म। ये बचा, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम साइड में आपको बता देते हैं। जैसे ये वाले को आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, इस वाले को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। तो इसमें क्या करना है, x की जगह पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे t, एज्यूम कर लेंगे, या पूरा हम लोग एज्यूम कर लें x प्लस वाई स्क्वायर की जगह t मान लें, क्योंकि y हमारे लिए कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ dx बाई डी टी, t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो dx बराबर dt ये बनेगा। तो अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करके आपको अलग से दिखा रहे हैं, x अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर के होल क्यूब को। तो यहाँ पर x है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, t माइनस वाई स्क्वायर, तो t माइनस वाई स्क्वायर, ये x की जगह हो गया, और यहाँ पूरे की जगह आपने क्या अज्यूम करा है, t, तो ये हो जाएगा t क्यूब, और dx की जगह पर dt आ चुका है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड करेंगे, अभी इंटीग्रेट हमने नहीं करा है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन टी स्क्वायर का होगा माइनस 1 अपॉन टी इंटीग्रेट करने के बाद, और 1 अपॉन टी क्यूब का माइनस का, तो ये माइनस पहले से लगा है, तो माइनस माइनस प्लस का, वाई स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट है, तो माइनस का 1 अपॉन में 2y स्क्वायर, ये मतलब 2 यहाँ पर t लिखा हुआ है, तो t स्क्वायर, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। y आपके लिए कांस्टेंट है, 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्यूब का माइनस का 1 अपॉन 2t स्क्वायर। वही रूल है ये, जब t की पावर ऊपर आएगा तो t का पावर -3 बनेगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल वही जो आप रूल हमेशा से पढ़ते आए, इसमें 1 जोड़ देंगे और वही अपॉन में, तो कुल मिलाकर ये ऐसे ही तो बनेगा। तो ये इस तरीके से जो पावर रूल आप हमेशा से पढ़ते चले आए, वही रूल यहाँ पर हमने लगा दिया। तो आपने देखा कि जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, तो माइनस का 1 अपॉन टी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन टी, ये वाली वैल्यू यहाँ हम रख रहे हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और प्लस माइनस का वाई स्क्वायर, और t की ओरिजिनल वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे, यहां से इंटीग्रेट करें पर 1 बाई टी, टी की जगह क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर है, और यहां भी वही चीज, t की जगह x प्लस वाई स्क्वायर, t की जगह पर हमने पुट कर दिया। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको हम रफ कर दें क्योंकि जगह हमारे पास है नहीं। तो इस तरीके से आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। बस अब काम आसान हो गया, बस आपको एलसीएम लेना है और एक दो लाइन में और सॉल्व कर लेना है। इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इक्वल में कांस्टेंट आ जाएगा आपका c। अब आप यहाँ पर देखिए, आप एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये अपॉन में आ जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3y स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो 2 पहुंच जाएगा, और एक बार
2 पहुंच जाएगा और एक बार x प्लस वाई स्क्वायर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो इसके लिए जुगाड़ बनाया जाएगा। जगह की बहुत तंगी हो गई इसमें, तो यहाँ पर हम इसके लिए थोड़ा सा जगह बना ले रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट करिए और यहाँ से फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लाइन हम लोग और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो माइनस का 3y स्क्वायर एंड माइनस का 1y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -3 माइनस का 1, तो माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 2c और क्या है x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है, ये यहां तक पहुंच गया। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारे पास 2x एंड ये माइनस का 2y स्क्वायर, और ये है 2c x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस वाई स्क्वायर एंड इधर से c x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल एंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। हो सकता है आपके आंसर में कि ये वाला c इधर मल्टीप्लाई में हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वाले c को इधर अपॉन में ले आएंगे तो 1 अपॉन c हो जाएगा, फिर 1 बाई सी को आप c प्राइम या दूसरा कोई कांस्टेंट लिख दीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ये c इसके अपॉन में गया तो 1 बाई सी बनेगा। 1 बाई सी की जगह दूसरा कोई कांस्टेंट लगा देंगे c प्राइम। तो बस हो सकता है ऐसा आंसर आपका लिखा हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप कांस्टेंट को इधर उधर फेर बदल कर सकते हैं। c प्राइम की जगह हो सकता है केवल c लिखा हो, तो कांस्टेंट की कोई चिंता वाली बात नहीं। तो ये आपका फाइनल एंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ से कष्ट होगा, उसको आप देखिए कि यहाँ के बाद हमने ये बॉक्स में सॉल्व कर दिया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से पहले बना लें। y प्राइम का मतलब होता है यहाँ पर वही अपना dy बाय dx। तो पहले हम लोग इसको m dx प्लस n dy के फॉर्म में ले आएंगे। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस का वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड ये इतने पूरे में dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड होल अपॉन में भी dx आएगा, वो उस साइड चला जाएगा तो उसका काम खत्म। इसको हम पहले लिख देंगे माइनस का वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, m dx प्लस n dy, n dy इज इक्वल टू 0। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये m dx प्लस n dy। अब आप यहाँ पर फिर से वही, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप चेक करेंगे कि होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1। हर टर्म का पावर अगर सेम होता तो ये होमोजीनियस होता। x इंटू वाई का फंक्शन तो नहीं है,
हर जगह x इंटू वाई करके ऐसा भी नहीं लिखा तो रूल आपका 3 भी नहीं लगेगा। 4 और 5 को आपको ट्राई करना पड़ता है, वो आप ट्राई करेंगे तो ये भी 4 और 5 भी इस पर फिट नहीं बैठ रहा है। रूल नंबर 7 वाला में y dx और x dy, तो यहाँ भी y dx और x dy ऐसा भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे इसको, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको आप ट्राई कर सकते हैं रूल नंबर 6 से। तो चाहे आप इसको रूल 6 से ट्राई कर लीजिए या इसके लिए एक तरीका आपके पास और भी हो सकता है, इसको आप इंस्पेक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपका रूल नंबर 1 कहता है। तो अगर आप इसको इंस्पेक्शन मेथड से करना चाहें तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं और इसको आप रूल 6 से भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इंस्पेक्शन मेथड से कर लेंगे तो ये जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और आप इसको अगर रूल 6 पर जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर मतलब 8 को देखा था वैसे ही। तो इसको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर dx को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। तो आपने जब इंस्पेक्शन वाला रूल पढ़ा था तो वहां इंस्पेक्शन वाले में आपको कुछ स्टैंडर्ड या एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बताए गए थे। तो उन्हीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में एक आपका ये है x dy एंड प्लस y dx ये। तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ये लिख सकते हैं d ऑफ x y। क्यों लिख सकते हैं वो हमने आपको क्लास में रूल पढ़ाते समय बताया भी था। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को रोक कर y का करेंगे प्लस y को रोक देंगे और फर्स्ट वाले को कर देंगे, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला। फर्स्ट वाले को आपको x को रोक कर y को डिफरेंशिएट करना है तो x dy मिलेगा, फिर प्लस y को रोक कर x को डिफरेंशिएट करना है तो y dx मिलेगा। इसका मतलब आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हम लोग अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये dxy का इंटीग्रेशन तुरंत xy आ जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रेट तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ से y गायब ना हो, क्योंकि dx वाला फंक्शन केवल x वाले को ही कर सकता है, y वाले को कैसे करेगा। इसलिए हम सबसे पहला काम कि हम लोग इसको y स्क्वायर से पूरे में क्या करें, डिवाइड कर दें। पूरे में डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई y स्क्वायर वी गेट। तो इसमें पूरे में हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो माइनस का log ऑफ x इंटू dx बनेगा प्लस यहां हमने डिवाइड कर दिया y स्क्वायर से, यहां भी डिवाइड करेंगे तो यहां भी हमने y स्क्वायर से डिवाइड करा, 0 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी एक दिक्कत बनी है। क्या दिक्कत बनी हुई है कि ये इसको तब इंटीग्रेट कर पाएगा क्योंकि यहां पर आप देखिए dx जिस तरीके से dx वाला फंक्शन प्योर x वाले को इंटीग्रेट करता है, मतलब इंटीग्रेट कर लेगा, उसी तरह dxy xy वाले को करेगा। तो यहां पर आप देखिए कि आपके पास x वाला फंक्शन गायब है, तो आपको क्या करना होगा, इंस्पेक्शन मेथड यही कहता है कि आपको अपने बुद्धि विवेक से इंस्पेक्शन से क्या करना होगा, यहां पर पूरे में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर क्यों, क्योंकि y की जो पावर है वही पावर x की भी होनी चाहिए, तो आपको पूरे में x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा ये। तो अब ये बड़ा आसान काम हो गया। तो माइनस का ये log x अपॉन x स्क्वायर dx प्लस ये d ऑफ xy एंड अपॉन में ये xy का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पर देखिए, अब आप कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका है
1/x² y²। आपको वहां पर हमने क्वेश्चन करके दिखाया था इंस्पेक्शन मेथड में कि जिस चीज से आप पूरे में डिवाइड करके इसको इंटीग्रेबल बना लेते हैं वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो आप यहां पर अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना चाहें तो आप देखिए, आपने पहले y² से डिवाइड करा, y² से पहले हमने डिवाइड करा, तो फिर x² की कमी पड़ गई तो x² से डिवाइड करा, तो ओवरऑल हम लोगों ने x² और y² से बारी बारी डिवाइड किया। यानी अगर कहा जाए तो 1/x² y² से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बारी आपने y² से डिवाइड कर दिया, एक बार x² से, तो ये क्या बन गया, आपका इंटीग्रेबल बन गया। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीग्रेबल बना वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसको हमने स्टेप वाइज आपको बताया जैसे आपको समझ में आए। नहीं, एक बार में भी हम ये लिख सकते थे कि x² y² से डिवाइड करने पर, तो थोड़ा सा ये अटपटा लगता कि x² y² अचानक से कहां से आ गया। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ y² से डिवाइड कर दिया तो ये प्योर x का फंक्शन बना, तो ठीक है, समझ में आया कि x वाला x को कर देगा। लेकिन यहाँ पर x की कमी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पर होल पावर सेम होना चाहिए, जैसे ये dy वाला मतलब xy वाला xy को कर पाए, तो यहाँ पर जो पावर है वही पावर x की भी होनी चाहिए, इसलिए x² से भी डिवाइड करना पड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² y² होगा। अगर आप रूल नंबर 6 लगाएंगे तो उससे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आएगा। आप करना चाहें तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको t की जगह आपको एज्यूम करना पड़ेगा 1/xy, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये xy का फंक्शन बन गया है, इसलिए t की जगह 1/xy आपको लेना पड़ेगा और फाइनली आएगा यही। लेकिन हम लोग इसको इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे तो ये जल्दी से आसान तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, अब ये बस इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए कैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस का ये है log ऑफ x है, तो अगर आप यहां पर हम लोग अगर log x की जगह कुछ एज्यूम कर लें, log x की जगह हम t मान लें तो 1/x अपने आप ये गायब हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, log x और ये अपॉन में x लिखेंगे और इंटू में 1/x, मतलब x² को हमने ऐसा लिख दिया। ये आप एक बार में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर dx/x² लिखा हो तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई घबराने की बात नहीं। x की जगह आपका xy लिखा है तो आप x इंटू वाई को x मानिए, प्योर सिंगल फंक्शन मानिए, सिंगल वेरिएबल मानिए, x इंटू वाई आपके लिए x है, तो ये dx/x² और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। जब x² ऊपर जाएगा तो ये बनेगा और x की पावर -1/-1, जैसे वही पावर इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर -1/x आएगा। तो उसी तरह ये भी आ जाएगा माइनस का 1/xy, और इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, उस साइड हम कांस्टेंट लगा दे रहे हैं, तो ये बन गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कंबाइन करने से एग्जैक्ट डिफरेंशियल से यही फायदा होता है। तो x इंटू वाई आपके लिए x है, तो ये हो गया। अब ये वाला आपका बचा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लेट कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे log ऑफ x की जगह पर t, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt आएगा, और यहां से x इज इक्वल टू आप निकाल पाएंगे e⁻t। जब इधर से log हटेगा तो ये e के पावर में आ जाएगा, तो इसको आप पूरी तरीके से चेंज कर लीजिए, माइनस अपनी जगह पर है, dx/x मतलब यही है, ये इतना 1/x इंटू dx की जगह dt लिखना है, dt, और log x की जगह आप लिखेंगे t, और यहाँ पर x की जगह e का पावर t, x की जगह e का पावर t, तो ये ऊपर आ जाएगा e का पावर -t एंड -1/xy इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर आपको वही अपना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देना है।
माइनस चुपचाप बाहर पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को तो 1 आएगा, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन तो ई की पावर माइनस टी का ई का पावर माइनस टी, और एक माइनस बाहर आ जाएगा, इसको वापस से इंटीग्रेट करना होगा, -1/xy इज इक्वल टू सी। फिर ये अंदर माइनस चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का टी ई का पावर माइनस टी, एंड यहाँ पर ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस टी, एक माइनस बाहर आएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस का 1/xy इज इक्वल टू सी। यहाँ से आप ई का पावर माइनस टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा t प्लस 1 माइनस 1/xy इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन जो आप हमेशा से करते आए, तो ये बन जाएगा t प्लस 1 अपॉन में e का पावर t आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अपॉन में e का पावर t एंड माइनस 1/xy इज इक्वल टू सी। अब इसको सब्स्टिट्यूशन अपना वही ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे, t की जगह क्या लिखना है log x, तो यहाँ t की जगह log ऑफ x प्लस 1, e का पावर t की जगह पर x माइनस 1/xy इज इक्वल टू सी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक y यहाँ पहुंच जाएगा, y log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, -1 अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ पर c के मल्टीप्लाई में आ जाएगा x इंटू वाई। एलसीएम ले लिया हमने। अब आप चाहें तो इसको 1 को उधर भेज सकते हैं और ये इधर आ जाएगा, तो y ब्रैकेट में log ऑफ x प्लस 1 इधर आएगा, माइनस का c ऑफ xy इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से और यहाँ से आप चाहें तो y कॉमन ले लें, तो अब ये बनेगा log ऑफ x माइनस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है c, तो आप माइनस सी को हटाकर वहाँ एक चाहे तो सुंदर सा कांस्टेंट प्लस सी लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के लिए कोई रोक टोक है नहीं, उसको आप जितना सुंदर बना पाएं। तो माइनस सी को हटाकर वहाँ पर हम एक प्लस का कांस्टेंट लगा देंगे, उसका नाम सी प्राइम या C1 आप लिख सकते हैं, इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फाइनल एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर कांस्टेंट सी प्राइम लिया, तो बहुत से लोग कांस्टेंट शुरू से ही सी प्राइम या C1 लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से, तो आप भी ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कांस्टेंट को बाद में बदलना पड़े। अगर हम लोग यहाँ से कांस्टेंट C1 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 लेकर चलते तो यहाँ से माइनस C1 को हटाकर वहाँ एक C लिख देते, लेकिन अभी C ही लिखा है। अगर ऐसे लिखना चाहें, क्योंकि ज़्यादातर आंसर में यही लिखा रहता है, अगर हम लोग इसको शुरू से ही C1 लेकर चलते, मान लीजिए ये C1 तो बस और आसान हो जाता, माइनस C1 को हटाकर वहां पर आप लिख देते C1, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये अपना लिखने वाली बात है, बाकी आप C प्राइम C1 लिख देंगे तो कांस्टेंट में बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, कुल मिलाकर माइनस C1 को हटाकर वहां एक सुंदर सा कांस्टेंट C लगा दिया। तो आप उसके नीचे वहां पर लिख सकते हैं वेयर माइनस ऑफ C1 इज इक्वल टू C। ये आपको मेंशन कर देना चाहिए कि हमने माइनस C1 को हटाकर वहां पर C लिख दिया है, तो ये आपको नीचे लास्ट में लिख देना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग फिर से देखेंगे। जब हम लोगों को क्वेश्चन दिखेगा mdx प्लस ndy के फॉर्म में, तो हम लोग तुरंत पहले चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट में, और रिड्यूस करने के लिए
यहाँ इनमें से कोई ना कोई रूल यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। अब जैसे इंस्पेक्शन वाली बात है, इंस्पेक्शन वाला हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं कि हाँ इंस्पेक्शन मेथड काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जो इंस्पेक्शन मेथड पर आए, तो कोई पक्का नहीं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग ज़्यादातर रूल 2 से ही हमेशा चेक करना शुरू करते हैं। अगर जब काम नहीं बनता है तो इंस्पेक्शन वाले मेथड को भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें होमोजीनियस वाली बात, तो ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1, यानी वेरिएबल्स की पावर यहाँ पर सेम है। y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर भी 2 हो जाएगा, और अगर यहाँ y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर y का पावर 1। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर हर टर्म में सेम नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी x स्क्वायर तो x का पावर 2 हो जाएगा, और जब x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, यहाँ पर सिंगल x रहेगा, यहाँ x इंटू वाई, तो यहाँ पर भी पावर जो है 2, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 मल्टीप्लाई होने के बाद। तो वेरिएबल की पावर हर जगह सेम नहीं है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, तो रूल 2 हमारा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में तुरंत जल्दी जल्दी दिमाग में सब आना चाहिए कि ठीक है भाई पावर सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है, तो रूल 2 नहीं लगेगा। x इंटू वाई के टर्म्स में फंक्शन लिखा हुआ है वो दिख रहा है, नहीं है, तो यानी रूल 3 भी नहीं लगेगा। एक्स वाई सब जगह मल्टीप्लाई में या हर टर्म में आपको x इंटू वाई ऐसा जरूर दिखेगा। x इंटू वाई की कुछ पावर भी हो सकती है, तो अगर ऐसा फंक्शन दिखे तो रूल 3 लगेगा, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो आप समझ गए 2, 3 नहीं लगेगा। 4 और 5 को लगाना है या नहीं लगाना, उसके लिए आपको ये चेक करना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा, तभी पता चलेगा कि x का लोन फंक्शन या y का लोन फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4, 5 रूल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो अभी के लिए उसको हम स्किप कर देते हैं। और जैसे हम लोग रूल 2, रूल 3 तुरंत चेक किए, 4, 5 में कैलकुलेशन करे बिना पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको आप थोड़ा देर होल्ड पर रखिए अपने दिमाग में। और 6 भी बहुत रेयर ही लगता है, तो आप 7 रूल पर आइए। अगर 7 भी नहीं लगा तब आप फिर 4 और 5 पर आइए और उसको कैलकुलेट करके चेक करिए कि x का या y का लोन फंक्शन अगर आ रहा है तो 4, 5 में से कोई ना कोई लग जाएगा। अगर 4, 5 भी नहीं लगा तो बिल्कुल लास्ट में फिर आप 6 वाला लगाएंगे या इंस्पेक्शन वाले पर दिमाग लगाएंगे। तो मेन आप यहाँ पर देखिए कि 2, 3 और यहाँ पर आपको 7, इन्हीं लोगों को सबसे पहले चेक कर लेना। ये देखते ही क्विकली तुरंत पता चल जाते हैं। जब ये तीनों में से कोई ना बैठे तो आप 4, 5 चेक करिए, ये भी नहीं बैठा तो फिर लास्ट में इंस्पेक्शन या इस तरीके से आप ये 6 वाला रूल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन 4, 5 के लिए कर चेक करना होता है, इसको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये रूल 7 से हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा ये अभी दिख नहीं रहा उस तरह, लेकिन इसको हम लोग इस तरह बनाएं। कैसे बनाएं इसको हम आपको साइड में बनाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पहले y को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसको हम इस रूल 7 पर हम आपको 2 तरीके आज बताएंगे जिससे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर y dx x dy, यहाँ भी y dx और x dy इसके फॉर्म में नहीं भी लिखा है तब भी आप जान जाएंगे कि ये जो है इस फॉर्म मतलब यही वाला रूल लगेगा। इसको आप कैसे तुरंत पता लगाएंगे, क्योंकि ये अभी सॉल्व करने पर इस तरह बन जाएगा, लेकिन अभी ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं, ये आपसे बचेगा नहीं बिल्कुल भी अगर आ जाएगा तो देखिए पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स, या तो ये साइड में हम लोग रफ में करके चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x इंटू वाई और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई, और ये यहाँ पर dx लिखा हुआ है और ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x dy इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब dx को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, xy dx प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस y dx, और ये dy भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो एक तरीका है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टर्म इससे मिला dx से
और 3 टर्म dy से। तो ठीक है, अब इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, इसमें आप देखिए x हम कॉमन ले लिए, तो यहां से बचेगा y dx और यहां से x, एक x निकल गया तो x dy। उसी तरह इसका दूसरा वाला टर्म और इसका भी दूसरा वाला टर्म, सेकेंड टर्म, dx का सेकेंड टर्म और dy का सेकेंड टर्म, यहां से हम लोग y कॉमन लेंगे तो एक y dx और यहां से y कॉमन लेंगे तो 3x dy प्लस, अब ये लास्ट वाला एक इसमें से बचा dx से और ये लास्ट वाला, तो यहां से भी हम लोग देख लें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वैसे ही लिख देंगे y dx प्लस 2x dy इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ा, पहले आपने यहाँ पर y मल्टीप्लाई करा, x मल्टीप्लाई करा, उसके बाद फिर अरेंज किया, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल रूल 7 से मैच करने लगी। क्या इसकी पहचान है, y dx, y के साथ dx, x के साथ dy, ये लिखा होना चाहिए। इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है y dx x dy, m और n यहाँ मल्टीप्लाई में है, बाहर x और y की कुछ पावर भी होगी, तो यहाँ पर x की पावर तो 1 है, y की पावर नहीं है, यानी y की पावर 0 रही होगी। उसी तरह यहाँ भी आप देखिए y के साथ dx, x के साथ dy, बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ पर भी बाहर जो है क्या रहेगा, x और y का कुछ पावर, तो यहाँ x नहीं है यानी x का पावर 0, y का पावर 1, ये तो दिख ही रहा है, y के साथ dx, x के साथ dy। मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है y dx x dy, y dx x dy, यहाँ पर m n p q कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पर अलग कांस्टेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये y dx x dy, y dx x dy इसी फॉर्म में लिखा होगा। यहाँ पर इसके बाहर कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो भाई जब कोई पावर नहीं लगी है, x इसे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई की कुछ पावर, एक्स वाई की कुछ पावर कॉमन लेकर, तो यहाँ कोई नहीं है, यानी एक्स और वाई की पावर 0 रही होगी। तो फिलहाल आपने यहाँ पर 1 2 3 लाइन में थोड़ा मेहनत किया, तब आपको जाकर दिखा कि ये जो है रूल 7 वाले फॉर्म का है, तो आप यहाँ से जान पाए कि रूल 7 यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसा बना बनाया दिया रहता रेडीमेड, तो आप देखते ही तुरंत समझ जाते कि y dx x dy सब जगह दिख रहा है, तो रूल 7 लगा के तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए आपने ये इतना मेहनत किया और ये उस फॉर्म में ना बना, अगर आप चेक करना चाहें कि भाई रूल 7 यहाँ लगेगा तो हम इसको अरेंज करते हैं, क्या पता 3 लाइन करने के बाद इस तरीके से ना बने तो आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। तो अभी आपने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन देखे जो इस तरह से बने बनाए रेडीमेड इस फॉर्म में थे। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इसके पहले जो किया था उसमें इस तरह क्वेश्चन आपने देखा, वो ऐसा था। तो अगर ये m dx और x dy के फॉर्म में ही लिखा है, इस तरह आप ना बनाए, बिना बनाए चेक करना चाहें अगर कि यहाँ पर रूल 7 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो आप आसान तरीका देखिए। तो उसमें आपको कैसे करना है, ये और ये करके कॉमन नहीं लेना, आप डायरेक्ट यहाँ से तरीका देखिए। इसको जो भी है पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने y, जो बाहर रहेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी जो बाहर x y जो भी है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऐसा बनेगा। अब आपको क्या करना है, m dx प्लस n dy के फॉर्म में ही लिखा रहेगा, और आप जान जाएंगे कि 7th रूल लगेगा या नहीं लगेगा। इस तरीके से लाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करना है, ये आपका m है, m dx और ये n dy, तो जो m है इसको आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए रफ में, चेक करने के लिए रूल 7 लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखा है, तो इस तरीके से लिखा है, तब तो तुरंत जान ही जाएंगे। इसको अरेंज करके तब हम लोग ये जान पाए हैं ना, बिना अरेंज करे तुरंत जान जाएंगे कि रूल 7 लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा x और यहाँ y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो उसके बाद ये y का हो जाएगा 1, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे m को, और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे, तो ये आपका n है, ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x
और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2। बस इतना ही करना है। अब आप इतना ही देखकर तुरंत जान जाएंगे कि रूल 7 लगेगा या नहीं लगेगा। ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखा रहेगा तब भी आप जान जाएंगे, इस फॉर्म से भी जान जाएंगे, इस तरीके से। अब आप जब इस तरह करके देखिए दोनों में, तो करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनकी पावर मैच करनी चाहिए। यहाँ पर अगर x का पावर 1 है तो इसमें भी x का पावर 1 होगा, यहाँ y का पावर 1 है तो यहाँ भी y का पावर 1 है। एक कांस्टेंट टर्म इसमें है तो एक कांस्टेंट टर्म इसमें है। इसके कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, उससे कोई मतलब नहीं। पावर आपको मिलानी है कि x का पावर जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, और कांस्टेंट कांस्टेंट एक एक टर्म है तो वो मैच कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये xy प्लस x प्लस 2 बन जाए, ये xy प्लस 3x प्लस 4, तब भी ठीक है भाई। यहाँ पर मतलब वेरिएबल वाले सारे टर्म सिमिलर टाइप के होने चाहिए। अगर यहाँ xy है तो यहाँ भी xy होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर होगा। अच्छा ऐसा नहीं चलेगा, जैसे ये बन गया, ये तो मैच कर रहा है, यहाँ पर x, यहाँ पर पावर x की मैच कर रही है, यहाँ कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पावर मैच नहीं कर पा रही। तो अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर इसका मतलब ये रूल 7 नहीं लगेगा। तो इस तरह आपको सेम मतलब पावर वाले वेरिएबल्स मिलने चाहिए, तो दोनों में तो ये हमारा मैच कर रहा है, इसलिए रूल 7 लगेगा। तो ये आप रफ में करिए और तुरंत आप जान जाएंगे कि रूल 7 यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये आपने देखा कि ये बिल्कुल सिमिलर जो टर्म्स हैं वो मैच कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, इसलिए रूल 7 आप आराम से यहाँ लगाइए। तो रूल 7 क्या कहता है कि अगर जब आप पहचान जाए कि यहाँ रूल 7 लगेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर h एंड y का पावर k होगा। तो ये आप यहाँ पर पता लगा लिए। तो इसको सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बनेगा जो हम लोग कर चुके हैं, xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx, और ये अंदर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x dy इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ गए हैं। तो ये आप इस तरीके से पता लगा लेंगे। अब आप आगे देखिए क्या करना है, इट्स इंटीग्रेटिंग इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x का पावर h इंटू वाई का पावर k। तो x का पावर h इंटू वाई का पावर k इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरे में मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने अज्यूम करा है, बस यहाँ पर h और k का पावर हमें नहीं पता। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरे हर टर्म में करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 1। फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर h रहेगा और y का पावर k प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर h एंड y का पावर k प्लस 1 ये बन जाएगा। और जो dx लिखा हुआ है वो अपनी जगह पर वैसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहे हैं प्लस लगा के, यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k, और इस टर्म में भी 3x का पावर h प्लस 1 और y का पावर k प्लस 1, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k dy इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके ये बनाया। इसका मतलब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नाउ इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है,
क्योंकि इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये क्या है, एग्जैक्ट है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो अब ये एग्जैक्ट है, तो अगर ये एग्जैक्ट है तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये बन चुका है तो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एग्जैक्ट बन चुका है, बस एच और के का वैल्यू नहीं पता। तो ये आपका क्या है, एम डी एक्स और ये ब्रैकेट एन डी वाई। तो एम को क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमारा एम है, इसे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये के प्लस वन नीचे आ जाएगा, तो के प्लस वन नीचे आ जाएगा और यहां से एक्स का पावर एच प्लस वन और वाई का एक पावर कम हो जाएगा प्लस, यहां भी के प्लस टू नीचे आ जाएगा, के प्लस टू एक्स का पावर एच एंड वाई का एक पावर कम हो जाएगा, तो के प्लस टू से के प्लस वन बन जाएगा। और यहां भी वही होगा, एक्स का पावर एच और के प्लस वन यहां नीचे कूद जाएगा, के प्लस वन एक्स का पावर एच और वाई का पावर के, ये बनेगा। उसी तरीके से अब हम n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का पावर नीचे हो जाएगा और एक पावर ओरिजिनल वाले में से कम हो जाएगा, तो x का पावर h प्लस वन इंटू वाई का पावर k प्लस, यहां से भी h प्लस वन नीचे आ जाएगा, तो x ये 3 और h प्लस वन और x का पावर एक कम हो जाएगा, तो x का पावर h और y का पावर k प्लस वन, यहां भी h प्लस वन नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h प्लस वन और x का पावर एक कम हो जाएगा, तो यानी x का पावर h बचेगा, x का पावर h एंड y का पावर k, ये हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आने पर आप देखिए यहां पर x और y का पावर जो है वही यहां पर है, तो ये मैच कर रहा है, यहां भी x और y का पावर ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यहां भी x और y का पावर मैच कर रहा है। इसका मतलब यहां तक सब पूरा कार्यक्रम बिल्कुल ठीक है। तो ये भी इसकी एक पहचान होती है कि यहां पर तक कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। अच्छा, ये हो सकता है कि ये वाला टर्म आपका पहले लिखा हो, ये वाला टर्म बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये x और y की सेम पावर वाला टर्म होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सामने ही, हो सकता है यहाँ हो, लेकिन होना चाहिए, तो इसका मतलब सब ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें क्या है, अब ये एग्जैक्ट है, तो यानी डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो जो x और y का जो सेम पावर है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सेम पावर वाले जो कोफिशिएंट हैं वो कंपेयर किए जाएंगे। तो यहां से k प्लस वन इज इक्वल टू h प्लस टू, एक इक्वेशन बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहां से बना ले, तीसरा यहां से बन जाएगा। तीसरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि h और k दो हैं, तो दो इक्वेशन में काम बन जाएगा। तो यहां से k प्लस टू और यहां से आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3h प्लस थ्री। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो k माइनस एच इज इक्वल टू वन बनेगा। ये एक इक्वेशन है और एक दूसरा इक्वेशन है, k माइनस थ्री एच इज इक्वल टू वन, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। बस दोनों को सॉल्व करके h और k का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम वन एंड
2, 1 और 2 से, तो 1 लिख लिया हमने और 2 भी लिख ले रहे हैं। ये दोनों को सॉल्व करना है तो माइनस कर दिया हमने, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से k आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2h, और इधर से 1 में से 1 गया 0, यानी h बराबर आपका 0 आया। h की जगह जब आप 0 पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 1 है, आप यहाँ h की जगह 0 पुट कर देंगे तो k बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपने h और k का वैल्यू निकाला 0 और 1, सो दैट इसलिए जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या बताया गया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर h एंड y का पावर k। तो x का पावर h यानी 0 और y का पावर k यानी 1, तो ये कुल मिलाकर केवल y बचा, x का पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर केवल प्योर y आया, x का पावर 0 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका केवल y है, प्योर y। तो अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब या तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया y, तो इसी y से ओरिजिनल वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप इसमें h और k का वैल्यू रख दीजिए। तो लेकिन इतना ये मेहनत वाला काम हो जाएगा जब आप यहाँ पर भाई इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करने पर ये बना, ये एग्जैक्ट है, ये हमें पता है, लेकिन जब आप h और k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सब जगह तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इससे बढ़िया यही है कि जब एक्चुअल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया, एच के की वैल्यू मालूम हो गई, तो एक छोटा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास, अगर बड़ा सा भी होता तब भी कोई बात नहीं, तो इसी y को पकड़ के पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यहाँ पर आप एच के का वैल्यू अगर रखेंगे बात तो वही पड़ेगी कि एच के का वैल्यू सब जगह रखा जाए, लेकिन आपसे वो टाइम बहुत ले लेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सीधा y को पकड़ के ओरिजिनल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो यहाँ से बनेगा वही यहाँ से बनेगा, यहाँ से कैलकुलेशन लंबी होगी, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो नाउ एग्जैक्ट इक्वेशन इज, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, y से मल्टीप्लाई कर देंगे चुपचाप बस, तो ये बन जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ भी y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ भी होगा 3xy स्क्वायर, और यहाँ भी होगा 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। तो बस जब आपके सामने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रकट हो जाए तो सॉल्यूशन निकालना फिर इसका बहुत आसान काम है, इसका सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ लिया है कई बार, एग्जैक्ट वाले एक्सरसाइज में भी आपने पढ़ा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब इसका नाउ इट्स सॉल्यूशन इज, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन में आप पूरा m लिखते हैं, ये आपका पूरा m है, इसको आप इंटीग्रेशन में लिखेंगे और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे m dx, लेकिन यहां पर y को आपको क्या मानना होता है, कांस्टेंट। आप यहां पर y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, और प्लस यहां पर n आपका ये है, ये m dx और ये n dy है इक्वल टू 0, तो ये n है। n का आपको वो टर्म ढूंढना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो, मतलब प्योर y वाला। तो प्योर y वाला तो कोई नहीं है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब प्योर y वाला कोई नहीं मिला, यानी 0 मिला। और इक्वल में कांस्टेंट हम ले लेंगे c1, c1 इसलिए लेकर चल रहे हैं, हो सकता है बाद में कांस्टेंट को बदलना पड़े, तो इसलिए c1 लेकर चल रहे हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स वाई क्यूब
एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। ये तो 0 ही आ जाएगा, इक्वल में एक कांस्टेंट C1। अब आप चाहे तो 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर होल अपॉन 2 आ जाएगा, तो वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स C1। बस अब इसमें जो जो कॉमन आए वो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर पूरे में नहीं है, एक्स और वाई स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो एक्स और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो एक बार यहां से एक्स बचेगा, यहां से एक्स और वाई स्क्वायर, तो 2 और वाई बचेगा, और यहां से एक्स वाई स्क्वायर पूरा निकल गया तो +2 बचा, और इक्वल में 2C1। हमने बताया कि हो सकता है कांस्टेंट बदलना पड़े, तो 2C1 भाई कांस्टेंट में चाहे 2 से मल्टीप्लाई करें या पावर लगाएं, वो एक सिंगल कांस्टेंट ही लिखा जाएगा। तो 2C1 की जगह हम लोग एक सुंदर सा कांस्टेंट लगा देंगे C, एक सिंगल कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, x इंटू वाई स्क्वायर, और बाकी फिर ये अंदर लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू C। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये होमोजीनियस है या नहीं। ये बिल्कुल दूर दूर तक होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो यानी हर टर्म का पावर, जो वेरिएबल का पावर हर टर्म में सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। रूल 2 नहीं लगेगा। रूल 3, क्या सब जगह x इंटू वाई के फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा, तो रूल 3 भी नहीं लगेगा। ये सब जगह x इंटू वाई का फंक्शन होना चाहिए, तब रूल 3 लगता है, तो नहीं लगेगा। 4 और 5 आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना होगा x और या y का अलोन फंक्शन पाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, अगर 7th रूल अगर फिट बैठ जाए, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, 2 3 चेक करते हैं, उसके बाद 7 चेक कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं आए, तब हम लोग 4 5 आराम से कैलकुलेट करेंगे फाइनल में, लास्ट में। तो 2 3 तो नहीं काम किया, कोई बात नहीं, 7 को देख लेते हैं। 7 के लिए y के साथ dx, x के साथ dy होना चाहिए। तो y के साथ dx है और x के साथ dy तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन एक अलग से टर्म भी आ जाएगा y का पावर 4 इंटू dy। तो इसका मतलब यहाँ पर रूल हमारा जो 7 है वो भी काम नहीं कर रहा। तो अब हमारा जो है बचा, जैसा हमने बताया कि लास्ट में आप 4 और 5 चेक करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब 4 और 5 को हम लोग चेक करेंगे, अगर वो भी नहीं आएगा तो हम लोग का दिमाग इंस्पेक्शन मेथड पर जा सकता है। तो फिलहाल जब इतना चेक करने के बाद कोई नहीं आएगा, तो 4 या 5 में से कोई आ ही जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको हम तरीका बताएं कि पहले 4 चेक करें या 5। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/n है और यहाँ 1/m है, तो चेक तो करना पड़ सकता है दोनों को, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो टर्म छोटा हो उसको आप अपॉन में लीजिए, तो आराम से आपकी कैलकुलेशन बचेगी। जैसे यहाँ 1/n करें, तो n आपका यहाँ पर बड़ा है और m छोटा है, तो आप पहले ये वाला चेक करिए 1/m, जिसमें m या n आपको छोटा दिखे, छोटा टर्म दिखे, तो उसको आप अपॉन में रखिए, तो वो कैलकुलेशन आसानी से आ जाती है और वही वो ज्यादातर क्वेश्चन पे बैठ जाता है। तो हम लोग 1/m वाला लगाएंगे, क्योंकि m यहाँ पर छोटा है और n बड़ा है। तो आप कोशिश करिए कि जो छोटा हो उसी को आप अपॉन में रखिए। तो m छोटा है, मतलब उसके टर्म्स सिंपल हैं, छोटे टर्म्स हैं, इसलिए हम 1/m वाले को प्रेफरेंस देंगे। अगर वो नहीं बैठेगा तो फिर 4 वाला करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, हियर 1/m और ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है
डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ये कोई प्रॉपर लिखा हुआ रूल नहीं है, लेकिन कुछ हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जो टर्म्स छोटे होते हैं तो उसी को अपॉन में रख के पहले चेक कर लेना चाहिए। बाकी कोई प्रॉपर लिखा हुआ ऐसा नियम नहीं है कि इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ हो, लेकिन क्वेश्चन लगाकर कुछ एक्सपीरियंस से भी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर m को छोटा देखकर नीचे रख दिया। तो m की जगह आपके पास है y, डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट मानना है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो y का पावर 4 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा माइनस का 1, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, और डेल एम अपॉन डेल वाई, m को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो m आपका कौन है y है, ये m dx है और ये n dy। तो n को x के रिस्पेक्ट में हमने करा -2, फिर माइनस ही लगाया, m को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर -2 -1 माइनस का 3 अपॉन y, तो बिल्कुल ठीक है, काम बन गया। इसमें कहता है इसको कैलकुलेट करने के बाद y का अलोन फंक्शन आना चाहिए, तो y का ये अलोन फंक्शन आया, तो यहाँ हम लिखेंगे विच इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन। ये प्योर y का फंक्शन, इसमें और कुछ मिक्स नहीं है। तो अगर प्योर y का फंक्शन आया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई होगा। एफ वाई क्या है, ये जो आपका प्योर y का फंक्शन आता है इसी को एफ वाई कहते हैं। तो हियर जो एफ ऑफ y आपका है वो यही y का जो प्योर फंक्शन है वही आपका एफ ऑफ y है। सो दैट इसलिए जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, e टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, एफ वाई की जगह माइनस का 3 अपॉन वाई डी वाई। तो बस -3 तो कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ वाई। अब ये -3 इसकी पावर में आ जाएगा, तो e टू द पावर लॉग ऑफ y का पावर -3। अब यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो e बेस है, कुछ नहीं लिखा तो e बेस होगा। अगर लॉग का जो बेस है वो और लॉग जिस नंबर के ऊपर चढ़ा हुआ है वो अगर सेम है तो ये कुल मिलाकर कैंसिल हो जाता है, केवल लॉग के अंदर वाली वैल्यू ही बचती है। ये बेसिक सा लॉगरिथमिक का रूल है, वो आप जानते होंगे। तो यहाँ से e और लॉग कैंसिल हो जाएगा, केवल y का पावर -3 बचेगा, यानी 1 अपॉन वाई क्यूब। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल सुंदर सा प्रकट हो चुका है। तो बस इसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो आपका गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। उसके बाद आसानी से मतलब आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, तो नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन is given by, तो नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन वाई क्यूब से, तो 1 अपॉन वाई क्यूब से जब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी वाई क्यूब डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई क्यूब इंटू डी एक्स एंड +2। यहाँ भी 2 लिखा रहेगा बाहर, चाहे आप 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y का पावर 4, इसके अपॉन में भी y क्यूब आ जाएगा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x, इसके अपॉन में भी y क्यूब आ जाएगा। तो हर टर्म में y क्यूब डिवाइड में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे यही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो 2y बचेगा -2x अपॉन वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0।
तो ये जो आपका बना, ये अब आपके सामने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें आपने क्या करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए अब आपका ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आप देख चुके हैं कई बार। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हैं, तो आपका सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा m dx, यानी m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन y को आप कांस्टेंट मानेंगे, प्लस आपको यहां पर लिखना है टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x dy इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आप कई बार हर क्वेश्चन में लगा चुके हैं, ये आपको पता है कि m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन y को कांस्टेंट मानेंगे, और n का वही टर्म लेना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x से इंडिपेंडेंट हो, x से स्वतंत्र हो। इसका मतलब कि केवल आपको वो टर्म n का वो टर्म लाना है जिसमें x ना हो, यानी प्योर y वाला फंक्शन ढूंढ कर लाना होगा। तो ये आप m यहां पर लिखिए, m की जगह आपके पास क्या है, 1/y स्क्वायर है इंटू dx, प्लस n का वो टर्म लेना है जिसमें x ना हो। n के पास दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो इस वाले टर्म में x नहीं है, यही हमारे काम का है, इसमें x है, ये हमारे काम का नहीं है, यानी प्योर y वाला टर्म ढूंढ कर लाना होगा और इक्वल में कांस्टेंट। तो अब इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y हमारे लिए कांस्टेंट है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, y कांस्टेंट की तरह चुपचाप पड़ा रहेगा और 2 अपनी जगह पर है, y का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस y का पावर 4 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा c इंटू वाई स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने, जैसा हमने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 11, ये हमने आज की क्लास में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, तो ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी।